नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूचना के अधिकारों के बारे में, जो कि हमारे लोकतंत्र की नींव है। क्या है ये सूचना के अधिकार? ये एक्चुअली पारित किया गया था श्री अन्ना हजारे जी द्वारा, जो कि जिन्होंने काफ़ी आंदोलनों और भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों के बाद ये 2005 में पारित किया गया था। आज हम जानेंगे कि इस एक्ट के माध्यम से हमें किस किस बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जैसे इसके माध्यम से अपने अधिकारों के बारे में आप जान सकते हैं, आसपास के गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में भी आप जान सकते हैं। आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि जुड़ रहे हैं, जो कि बहुत ही कम एज में उन्होंने इस आरटीआई एक्ट का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। ना केवल इन्होंने बहुत सारे भ्रष्टाचार चीज़ों को उजागर किया और समाज में मतलब जानकारी दी, जिसके बारे में गवर्नमेंट को भी इसके बारे में जानकारी नहीं था। तो आज हम उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि उनको कौन सारी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस आरटीआई एक्ट के जर्नी में। तो आइए आज सीधा जुड़ते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट कृष्णा गुप्ता जी से। आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट कृष्णा गुप्ता जी। कृष्णा गुप्ता, सामाजिक। कृष्णा गुप्ता। वेलकम टू आवर चैनल सर। नमस्ते। नमस्ते। तो सर आज हमें बताइए, आपने ये कैसे स्टार्ट किया था? आरटीआई का यूज़ आपने कौन सी एज से स्टार्ट किया? देखिए, मैं क्लास 11th में था, तब से एक्टिव हूँ। मैं केसी कॉलेज में था मुंबई में, तब से ही मैं आरटी एक्टिविज्म में बहुत एक्टिव था। मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में मैं आरटी एप्लीकेशन फाइल किया करता था। पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू, सभी जगह मैं कुछ आरटी एप्लीकेशन उस समय मैंने सीखी थी। और उसके बाद में मैंने फॉर्मर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर शैलेश गांधी साहब के साथ भी काम करा। पद्मश्री सुचिता दलाल मैडम के साथ मैंने काम करा मेरे कॉलेज डेज़ में। तो फिर उससे मोटिवेशन मिलते गया, सीखते गए, करते गए और फिर कारवा बनता गया। उस तरीके से काम करते गए आज तक। तो आपको सीखना था या आप मतलब क्या इंटरेस्ट था, क्या मोटिवेशन था उसके पीछे? नहीं, इंटरेस्ट देखिए गुड गवर्नेंस है। इस देश में जो गवर्नेंस का सिस्टम है या जो सरकारी यंत्रणा है, सरकारी यंत्रणा की जो भावना होती है कि वो मालिक है या आम्ही बोलू आम्ही करू आमच्या अनुषंगाने करू, तर मेरी भूमिका ये है कि वी आर द बॉसेस ऑफ दिस कंट्री एंड द पब्लिक सर्वेंट्स आर द सर्वेंट्स ऑफ दिस कंट्री, दे शुड बिहेव लाइक अ सर्वेंट। तो वो भावना से मैंने आज तक कई लोगों को मोटिवेट भी करा है कि हम मालिक है इस देश के और हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ अपना आवाज़ उठाना चाहिए, अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। चाहे वो रोड, गटर, वाटर मीटर की बात हो या फिर कानून व्यवस्था की बात हो, पुलिसिंग की बात हो, गुना रजिस्टर करने की बात हो या किसी के केसेस में किसी को जस्टिस नहीं मिल रही है वहाँ तक। तो हमने लोगों को मोटिवेट करते आए, आज तक खुद भी एप्लीकेशंस फाइल करते आए। ट्रांसपेरेंसी के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए लगातार पिछले 10 वर्षों में बहुत ज़्यादा हमने मेहनत करी है और ट्रिमेंडस चेंज इस मीरा भाईंदर जुरिसडिक्शन में हमने लाया है। तो ये मतलब इंस्पिरेशन आपको अपने घर से मिल रहा था? नहीं, इंस्पिरेशन के स्रोत हम खुद ही है। तो एट द एज ऑफ मुझे लगता है 16-17 से आपने ये स्टार्ट कर दिया था? हाँ, मैं क्लास 11th में था, 16 ईयर्स का रहा रहूँगा, 16-17 तब से एक्टिव था, आज तक एक्टिव हूँ। और धीरे धीरे मूवमेंट करते गए, सीखते गए और करते गए। फिर उसके बाद मैं कई सारे जगहों पर लेक्चर्स भी देने मुझे बुलाया जाता था आरटी एक्टिविज्म को लेकर के, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पे। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट्स के बहुत सारे विंग्स को भी लेक्चर्स दिए, कॉलेजेस में कई सारे मुंबई में लेक्चर दिए, पालघर, ठाणे, नवी मुंबई, ऐसे कई सारे कॉलेजेस जहाँ जहाँ मुझे बुलाया जाता है वहाँ मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन पे मेरी स्पीचेस, लेक्चर्स दिए और लोगों को मोटिवेट करा है टू यूज आरटीआई एज अ इफेक्टिव टूल टू ब्रिंग गुड गवर्नेंस इन द सिस्टम। डेमोक्रेसी में पब्लिक पार्टिसिपेशन के बिना हम एक अच्छे सिस्टम की अपेक्षा नहीं कर सकते और वो करना भी गलत है। अनटिल एंड अनलेस हम खुद उसका उपयोग ना करें तो कोई भी सिस्टम कोलैप्स हो जाती है। इस देश में कई सारी एक्ट है जो 20-20 साल पुरानी बनी हुई है पर आज तक लोगों को पता नहीं, पता है तो फिर उसका इस्तेमाल करने नहीं आता, इस्तेमाल करने आता तो सिस्टम उसको एग्जीक्यूट नहीं करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति का कोई भी एक ग्रीवेंस या एक एप्लीकेशन एक सरकारी डिपार्टमेंट में जाता है तो देयर इज एक्ट ऑफ 2005, तो वो कहता है कि कोई भी एप्लीकेशन किसी भी कंडीशन में 90 डेज से ज्यादा उस डिपार्टमेंट में पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। बट कहीं भी पालन नहीं हो रहा। आप देखो, लोग एप्लीकेशन देने के बाद साल भर लोग दौड़ते रह जाते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ टूल जो अधिकारी के ऊपर पर्सनल उसको हिट करता है, उसको पनिशमेंट दिलाने की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है कि अगर कोई किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो देयर इज अ प्रोविजन, वो आदमी फर्स्ट अपील करे, फिर सेकंड अपील करे और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर उसको पेनाल्टी लगाता है। अभी हाल ही में मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक सहायक आयुक्त के ऊपर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ने 4 पेनल्टीज लगा दी एक ही ऑफिसर के ऊपर, 25 हज़ार का, 1 लाख रुपए का। दिस गिव्स अ बेंचमार्क कि इफ यू डोंट रिस्पॉन्ड टू अ सिटीजन देन यू विल बी पेनलाइज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन उस लास्ट इंडिविजुअल को भी एम्पावर करता है कि तुम्हारी सुनी जाएगी और कोई अगर तुम्हें सुपरसीड करने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर भी जवाबदारी निश्चित की जाएगी।
तो मैंने काफ़ी एक्चुअली आपके बारे में सुना है, क्या काफ़ी एक्सपोज किया आपने चीज़ों को लेकर, या गवर्नमेंट को भी जिसके बारे में नॉलेज नहीं था और उसके भी संज्ञान में आया कुछ चीज़ें, तो कुछ ऐसी कोई ऐसे केसेस या आप ऐसा बताना चाहें? देखिए, लगातार सिस्टम में तो लगातार रोज़ काम करना है, रोज़ कुछ ना कुछ निदर्शन में आनी है, तो रोज़ उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास लेके जाते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि इस शहर में आप देखिए, इस शहर में क्या पूरे देश में ही हर पोल्स पे, बैनर्स पे, ट्रीज पर, पेड़ पौधों पर, स्ट्रीट लाइट्स पर बैनर्स लगते हैं, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, भाऊंना शुभेच्छा, वहिनीना शुभेच्छा। हमने इस सिस्टम को, इस कल्चर को मीरा भाईंदर सिटी में स्टॉप कर दिया है, बंद करवा दिया है, 100% एब्सोल्यूट बंद करवाया है। आप देखिए, आज पूरे शहर में एक भी बैनर नहीं लगता है। हमने एक बेंचमार्क सेटल करा। पहले पुलिस स्टेशन में जब इलीगल बैनर को लेकर के कोई कंप्लेन करता था तो कॉर्पोरेशन के पास वो ढकेल देते थे, नगर पालिका के पास जाओ, नगर पालिका एफआईआर देगी तो ही हम लेंगे। हमने इस धारणा को ही बदल दी। मेरी खुद की फिरियाद पे भाईंदर पुलिस स्टेशन, मीरा रोड पुलिस स्टेशन, नवघर पुलिस स्टेशन में मेरी खुद की फिरियाद पे हमने बैनर्स पे एफआईआर रजिस्टर करने का काम करा है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो इलीगल बैनर लगा रहा है उस पर फिर वो वचप बैठती है, उस पर फिर वो एक कानून का झटका लगता है उसको। क्योंकि कॉर्पोरेशन कई बार क्या होती है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के खिलाफ या पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स या नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए थोड़ा सा झिझकते हैं, क्योंकि उनके भी तमाम सारे उनको पॉलिटिकल बाउंडेशंस है। तो पर हम जैसे जब लोग, एक्टिविस्ट लोग अगर सामने आकर के एफआईआर रजिस्टर करते हैं, कंप्लेन करते हैं और सिस्टम उसका कॉग्निजेंस लेती है, तो फिर ये कल्चर कहीं ना कहीं बंद होता है। हमने ये पॉसिबल करके दिखाया। 10 साल पहले मुझे लोग बोला करते थे, वो ऑफिसर्स आज भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है, पुलिस में आज भी है, जो मुझे 10 साल पहले बोला करते थे कि बैनर बंद नहीं होगा। हमारी तब की कन्विक्शन थी, हमने अपनी कन्विक्शन को ज़मीन पे प्रूफ किया कि एक आधा कन्विक्शन आप करो कानून के जुरिडिक्शन में, तो वो हम सक्सेसफुल करके दिखा सकते हैं। आज हमने मीरा भाईंदर शहर को बैनर फ्री करने की जो हमारी धारणा थी, हमने उसको सक्सेसफुल करके दिखाया। आप यहाँ दहीसर चकनाका पे जाइए, बम्बई की जुरिडिक्शन चालू होते ही इलीगल बैनर्स है। आप गायमुख क्रॉस करिए, घोड़बंदर क्रॉस करिए, इलीगल बैनर्स मंत्रियों के भी क्षेत्र में लगती है। हमारा एकमात्र शहर है जहाँ इलीगल बैनर्स हम लगने नहीं देते। तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो ये इलीगल बैनर है? लाइक उन्होंने तो परमिशन ही लिया होगा ना? मैं बताता हूँ, इलीगल बैनर्स का हाईकोर्ट की जजमेंट है, गाइडलाइंस है कि जो बैनर्स लगती है उसके ऊपर परमिशन का नंबर हो। अच्छा, परमिशन का नंबर हो, बैनर प्रिंट जो कर रहा है दुकान वाला उसका नाम हो, बैनर की परमिशन कितनी तारीख से कितने तारीख तक है, उसका आउटवर्ड नंबर क्या है और उसको प्रिंटिंग किसने की है और किसके लिए की है, वो उसको सारी डिटेल्स लेफ्ट राइट कहीं ना कहीं नमूद करना होता है। ये हाईकोर्ट ने पूरे महाराष्ट्र के लिए गाइडलाइंस दे रखी है। ये हो गई नंबर 1। नंबर 2, जब हमारे यहाँ तत्कालीन म्युनिसिपल कमिश्नर 2018 में हमने उस समय कॉर्पोरेशन के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया और महासभा में ठराव पास करवा के लिया, जिसके तहत मीरा भाईंदर सिटी में बैनर को परमिशन ही नहीं है। तो जिस शहर में बैनर की परमिशन नहीं है, देयर एवरी बैनर इज इलीगल। Here in this city only the hoardings which are permitted by the corporation, सिर्फ उन्हीं पे आप अपने एडवर्टाइजमेंट से आपने पोस्टर्स चिपका सकते हैं। बाकी की जगह पर स्ट्रीट लाइट्स, पब्लिक प्रॉपर्टी पे किसी को भी बैनर लगाने का अधिकार इस शहर में नहीं है। 2018 के ठराव से उसको कैंसिल कर दिया गया। किसी भी तरीके की परमिशन पे बंदी है हमारे शहर में, तो स्ट्रेट अवे अगर कोई बैनर लगती है दैट इज इलीगल। और कौन से ऐसे मतलब मैटर्स है, क्योंकि आपने काफ़ी पॉलिटिकल मतलब जो लोग हैं जुड़े हुए इनसे बहुत सारे लोगों को आपने एक्सपोज भी किया है। देखिए, पॉलिटिकल तो क्या होता है कि अब करप्शन की, देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी, करप्शन इज करप्शन। तो हमारी जो लड़ाई है वो करप्शन के खिलाफ है, गुड गवर्नेंस के फेवर में है, ट्रांसपेरेंसी के फेवर में है। तो एनीबडी हु इज एंटी ट्रांसपेरेंट, तो फिर हम उसके खिलाफ हमारी जंग लड़ते। और हमने इसके साथ में, इसके पहले और अब तक लगातार जो भी पॉलिटिकल व्यक्ति हो या इस पार्टी का हो या उस पार्टी का हो, हमारी लड़ाई जारी रखे। कई लोगों पे हमने गुने दाखिल करवाए, रेवेन्यू के भी केसेस करवाए हैं, पुलिस स्टेशन से भी केसेस करवाया है, मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी प्रेशर करके हमने जो भी इलीगल काम करता है उन पे हमने गुने दाखिल कराने के काम किए। रेवेन्यू वालों के मार्फत हमने मैंग्रोव रिलेटेड कई सारे गुने दाखिल करवाए हैं और उसमें चार्जशीट ढंग से हो उसका प्रयत्न करके हमने एटलीस्ट इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन करी, जो पूरे इस एमएमआर रीजन के बेल्ट में किसी भी जगह नहीं होती है। हमने वो इस शहर में किया है। हमारे साथ लोकमत के जर्नलिस्ट धीरज परब जी है, वो मैंग्रोव को लेकर के अच्छा काम करते हैं, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा काम करते हैं। हम लोग साथ मिल करके हर एक एस्पेक्ट पे, वी आर नॉट लिमिटेड टू एनी वन टॉपिक, वी आर कंसंट्रेटेड ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक विच कैन मेक दिस सिटी अ ब्यूटीफुल सिटी, अ डेवलप्ड सिटी एंड अ प्रॉस्परस सिटी। तो हम गुड गवर्नेंस को लेकर, ट्रांसपेरेंसी को लेकर के, एनवायरनमेंट के विषय को लेकर के और हर एक उस मामले पे हम काम कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे कि सिस्टम में लोगों को लगे कि हम एक अच्छे शहर में रह रहे हैं। आपको बताता हूँ मैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स में जब आप कंप्लेंट करो, तो जब गवर्नमेंट ऑफिसर को उस पर कार्रवाई नहीं करनी होती, एक्शन नहीं करनी होती, या उसका कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, तो हमारे मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ऑफिसर्स ने एक चलन ला दिया था। वो क्या करते थे कि आप कुछ भी कंप्लेंट दो तो दे विल गिव यू अ सिंगल लाइन रिप्लाई
सदर बाबतीत कारवाई प्रस्तावित आहे, आपली तक्रार निकाली काढण्यात येत आहे। हमने इस धारणा के खिलाफ पिछले 2 साल लड़ाई लड़ी, मैंने 2 कमिश्नर्स बदल गए उसके अंदर, पर खुशी की बात है कि जो अभी वाले कमिश्नर है उन्होंने हमारी बात को एग्री करा, एडमिट करा और उन्होंने सर्कुलर ही निकाला कि ये इस तरीके का बोगस रिप्लाई आप नहीं दे सकते हो। वॉट एवर कार्रवाई इज मैंडेटेड एज पर द लॉ, एज पर गव्हर्नमेंट रूल्स, एज पर गव्हर्नमेंट सर्क्युलर्स, आपको उसके प्रमाणे आपण कारवाई करणार आणि त्या अनुषंगाने तुम्ही नागरिकांना त्या तक्रारीवर केलेल्या कारवाईची उत्तर द्या, अशा प्रकारची हमने कॉर्पोरेशन को बोल करके सर्कुलर निकलवाया। तो आप देखिए कि इस तरीके की जो चीज़ें होती है जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को बेनिफिट करती है और हिट करती है। फॉर एग्जांपल अगर एक आधा म्यूनसिपल डिपार्टमेंट में अगर 100 कंप्लेंट्स आ रही है तो 100 में से 99 को यही बोल के उड़ा दे रहे थे डिस्पोज, कार्रवाई प्रस्तावित है। अब प्रस्तावित है ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, अब जिंदगी भर कार्रवाई प्रस्तावित रहेगी। तो हमने इस पद्धत को बदलने का काम किया कि कार्रवाई प्रस्तावित नहीं चलेगा। कानून कहता है आपको लिमिटेड टाइम में, विद इन द टाइम फ्रेम आपको कार्रवाई करनी है, कार्रवाई कानून के मुताबिक करनी है और उसको डिस्पोज करना है। हमारे मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कई सारे डिपार्टमेंट्स में डिस्पोज करने की पद्धत तक नहीं थी, तो हमने उसको डिस्पोज करने को लगाने की एटलीस्ट चलन स्टार्ट करिए। तो रिसेंटली आपका एक आया था, आपने बहुत सारे ट्रीज मतलब बचाए थे, तो उसमें क्या गड़बड़ी था और क्या कैसे आपने उसको ये किया? देखिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या करते हैं, उनको जब पेड़ काटना होता है तो वो किसी एक आधा लोकल न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं, बोलते 7 दिन के अंदर आप ऑब्जेक्शन सजेशन दे दो, किसी को पता ही नहीं चलता, ये लोग अपना डिसीजन पास कर देते हैं और फिर वो ट्रीज को कट करने का काम कर देते हैं। हमारे जब निदर्शन में ऐसी चीज़ें आई कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इस तरीके से बदमाशियां कर रही है, तो हमने कॉर्पोरेशन को डिमांड करी कि आप इस तरीके से लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाल के आप कर नहीं सकते हो। आप लार्जर पब्लिक को उसकी इन्फॉर्मेशन हो, उसका नॉलेज हो, उसकी जानकारी हो, उस तरीके का काम करो। तो तत्कालीन म्यूनसिपल कमिश्नर काटकर साहब, संजय काटकर थे, अभी वाले राधा विनोद शर्मा है, इन्होंने उस चीज़ को गंभीरता से लिया और अभी उन्होंने एक नया हमारे डिमांड पर चालू किया कि हर इस तरीके के नोटिस को वेबसाइट पे डालना चालू किया है। तो एटलीस्ट जो वेबसाइट पे विजिट करता है उसको दिखता है कि शहर में कितने पेड़ों को काटा जा रहा है। अभी आपको बताता हूँ, आरक्षण क्रमांक 262 शायद स्थिति मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर सावित्रीबाई फुले उद्यान, उस गार्डन के अंदर तकरीबन 1200-1300 झाड़ थे। ये कॉर्पोरेशन के लोग उसको काटने निकले थे एसटीपी प्लांट बनाने के लिए। मैंने कॉर्पोरेशन को कहा अगर आपको एसटीपी प्लांट बनानी थी तो आप लोगों ने पहले प्लानिंग और स्ट्रेटेजाइज क्यों नहीं करा? तो आप अगर उठसुट आओगे, किसी एक दिन आपका मन करेगा काट दोगे, इस तरीके से काम नहीं चलने देंगे। हमने विरोध किया, लोकल रेसिडेंट्स जमीन पर आए, लोगों ने विरोध जताया, सिग्नेचर कैंपेन्स करी, आंदोलन की, और खुशी की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उसका दखल लेते हुए मंत्री साहब इधर आए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर खुद आए, उन्होंने हमारी बातों को सुना और उन्होंने उस प्रस्ताव को रद्द करवाया कि पेड़ वहीं रहेगी। हमारा मुद्दा ये कि पेड़ लगाने का खर्चा, उसको मेंटेन करने का खर्चा, फिर उसको रिमूव करने का खर्चा, फिर दूसरा लगाने का खर्चा, तो ये खर्चे पे खर्चा और टेंडर पे टेंडर का ये खेला है। मिला जुला के उनको कुछ, उनका इंटेंशन ये रहता है कि पेड़ निकालने के लिए फिर एक हमारे एम्प्लॉय को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, फिर पेड़ काटने का मिलेगा, फिर पेड़ लगाने का मिलेगा, फिर उसको मेंटेन करने का मिलेगा, फिर एक आधा टूट जाए तो वापस लगाने का मिलेगा। तो ये पैसा पावर का जो खेला है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई चलती रहती है। इसके पहले भी भाईंदर में भी हमने ट्री कटिंग का प्रस्ताव था, उस पर विरोध किया। इस वक्त मेट्रो कारशेड के नाम पर 12,400 पेड़ों को काटने का जो प्रशासन, मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और MMRDA फिलहाल इस तरीके का कॉन्स्पिरेसी करके ही काम कर रही है, क्योंकि भाईंदर वेस्ट में सुभाष चंद्र बोस मैदान के आजू बाजू के बेल्ट में बहुत स्पेशियस जगह उपलब्ध है। अब वहाँ मेट्रो का कारशेड बनाइए छोटे जगहों में, वो ऐसा ना करते हुए जानबूझ करके जो ट्रीज वाला इलाका है, जो ट्रीज का बेल्ट है, उसको काट करके वहाँ मेट्रो कारशेड बनाने का ये प्रशासन कॉन्स्पिरेसी कर रही है। एंटी एनवायरनमेंट कॉर्पोरेशन काम कर रही है। हमारी भूमिका कंटिन्यूसली प्रशासन को यही रही है कि आप जो है एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब न करते हुए काम करो। प्रशासन क्या कर रही है कि पेड़ों को दनादन काटने का काम कर रही है। उनका कहना है कि हम 10 पेड़ की जगह पे 100 पेड़ लगाएंगे। अरे भाई, पर 10 पेड़ को अगर बड़े होने में 50 साल लगाए तो आप एक बच्चे को एक दिन में 50 साल का बना दोगे क्या? नहीं ना, वो 50 साल लगाए मैच्योर होने में। तो ये समझ ही नहीं पा रहे हमारे अधिकारी। तो हम अभी भी मेट्रो कारशेड को लेकर हमारा विरोध जारी है। हमने सिग्नेचर कैंपेन्स करे थे, 20 से 25 हजार लोगों ने सिग्नेचर्स दिए इस शहर के, मीरा भाईंदर शहर के स्पेसिफिकली। उन सिग्नेचर्स को लेकर के हम प्रशासन को सारे सिग्नेचर्स हमने सौंपे हैं कि आप मेट्रो कारशेड का जो आपका ट्री काट करके कारशेड बनाने का जो डिसीजन है आप उसको रिवोक करो, उसको चेंज करो, और जो कहीं ओपन प्लॉट्स है, बाकी की जो ओपन जगह भाईंदर वेस्ट में, आप वहाँ मेट्रो कारशेड बनाइए। हमें कोई विरोध नहीं, डेवलपमेंट का कोई विरोध नहीं, बट द डेवलपमेंट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, एट द कॉस्ट ऑफ कटिंग ट्रीज। तो इस तरीके की हमारी भूमिका रही है। हम पेड़ों को लेकर के, एनवायरनमेंट को लेकर के, ट्री कटिंग को लेकर के, मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन को लेकर के सातत्याने कंटिन्यूसली हम काम कर रहे हैं। मैंग्रोव को लेकर के, मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन को लेकर के सबसे ज़्यादा गुने हमने इस शहर में दाखिल कराने को लिए। रेवेन्यू वालों को बोल करके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को बोल करके, हम, हमारी टीम, हमारे दोस्त, इस शहर के बाकी एक्टिव लोग
हम कंटिन्यूसली इस मामले में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत केसेस रजिस्टर करने को प्रशासन को लगाते रहते, ताकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें रुके। वरना बम्बई के बेल्ट में देखिए, आगे कहीं और बेल्ट में देखिए, गुने तक दाखिल नहीं होते, किसी को पता भी नहीं चलता है। हमारे शहर में एटलीस्ट हमारा प्रयत्न रहता है कि जो भी गलत काम हो रहा है उसका कॉग्निजेंस शासन प्रशासन लेवे और उसको केस रजिस्टर करके इट शुड गो बिफोर द कोर्ट। गवर्नमेंट ऐसे अलाउ कैसे करती है? कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। 100% तेरी चुप मेरी चुप इस तरीके के सिस्टम है। पॉलिटिकल पार्टीज एडमिनिस्ट्रेशन मिलीभगत करके इलीगल काम करते हैं। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी इलीगल काम, कोई भी करप्शन बिना लोकल पॉलिटिकल हेल्प के नहीं कर सकते हैं। ये मेरा अब तक का बहुत थोड़ा अनुभव है कि पॉलिटिकल विल के बिना कोई भी करप्शन पॉसिबल नहीं है, कोई भी मिसकंडक्ट पॉसिबल नहीं है, कोई भी इलीगल एक्ट पॉसिबल नहीं है। इट नीड्स अ पॉलिटिकल विल टू डू एनी काइंड ऑफ करप्शन इन एनी सिटी, इन एनी सिस्टम इन दिस कंट्री। तो आपने काफी सारे आंदोलन भी किए, तो सबसे ज़्यादा टाइम आपने जो बिना खाए पिए पानी के आपने जो टाइम स्पेंड किया आंदोलन में, वो कितने दिन का है? वो 14 दिन का था। हमने तत्कालीन विधायक थे, उनके खिलाफ आंदोलन करी थी। आरक्षण नंबर 217 जो लेडीज़ लोगों की मैटरनिटी हॉस्पिटल का रिजर्वेशन था, वो एनक्रोचमेंट कर गए थे, तो हमने उसका आंदोलन किया। 13-14 दिन हमने प्रोटेस्ट करी थी मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बाहर। और उसका खामियाजा ये हुआ कि बाद में सत्ता और पावर के दम पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक ठराव पास किया गया, रिजोल्यूशन पास किया गया पॉलिटिकल पार्टी द्वारा उस समय, और हमारे आंदोलन का जो स्थल था महापालिका के बाहर का, उसको चेंज करके सुभाष चंद्र बोस मैदान फेंक दिया गया। तो खैर कभी न कभी समय बदलेगा, कभी न कभी सिस्टम बदलेगा, हम उस ठराव को वापस रिवोक करके कॉरपोरेशन के बाहर ले आ जाएंगे। पर कहने का ये मतलब है कि विरोध को सहना अधिकारियों ने भी, पॉलिटिशियंस ने भी सीखना चाहिए। विरोधक को दुश्मन की भावना से नहीं तो एक अपोजिशन के भावना से देखना चाहिए और रिफॉर्म्स और चेंज लाने की भावना रखनी चाहिए। बट क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो अधिकारी है या जो पॉलिटिकल नेता बाबू लोग हैं, उन्हें लगता है कि हम मालिक हैं, तो वो ये भावना भूल जाते हैं कि द पीपल आर द बॉसेस ऑफ दिस कंट्री। प्रियम्बल की डेफिनेशन भी वहीं से शुरू होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और जो गवर्नमेंट के अधिकारी है उनकी भावना रहती है हु द पीपल ऑफ इंडिया। तो वहाँ लड़ाई शुरू होती है और हमारी लड़ाई वो चलती आ रही है, आज तक चली आ रही है, लड़ेंगे आगे भी। तो ये आपके आईसीयू की गड़बड़ी का क्या केस है? आईसीयू का गड़बड़ी नहीं था। 2017-18 में उस समय हॉस्पिटल मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जुरिडिक्शन में रहा करता था, पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल। उस समय हमने आरटीआई एप्लीकेशन करी थी कि क्या क्या मशीनरीज हॉस्पिटल में अवेलेबल है, हमको लिस्ट दी गई। तो मैंने वन ऑफ द पहली बार एक ट्रायल करा या एक लिटमस टेस्ट करी कि हम राइट टू इंस्पेक्शन में गवर्नमेंट प्लेसेस पे जाकर के इंस्पेक्शन करें। तो मैंने हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन मांगा, तो मुझे इंस्पेक्शन दिया भी गया। तो हमने इंस्पेक्शन करी हॉस्पिटल का, बाय लिस्ट टू लिस्ट इंस्पेक्शन करा, सारे मशीनरी है कि नहीं चेक करी, और एक लोगों को, सभी लोगों के लिए एक रास्ता ओपन करके दिया। हमारे सारी एक्टिविटी ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट होवे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठा पावे, इन सेक ऑफ गुड गवर्नेंस, इन सेक ऑफ अच्छी चीज़ों के लिए। तो हम उस तरीके का चीज़ करते रहते। इंस्पेक्शन भी हमने इसलिए किया था कि लोगों को एक रास्ता बन जाए। आज हमने जो बाकी के भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उससे हम लोगों के लिए रास्ता बना रहे हैं कि जो चीज़ हमारे लिए हो गई वो बाकियों के लिए भी हो जाए। हमने, आप देखिए आरटीआई एप्लीकेशंस और रिप्लाईज जो होती है वो किसी भी कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पर पब्लिश नहीं होती है, हमने इस चेहरे पब्लिश करने को लगाया। इलीगल कंस्ट्रक्शंस की जो डिटेल्स होती है, इलीगल कंस्ट्रक्शंस की वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं थी। 2018 का 3 मई 2018 का गवर्नमेंट सर्कुलर है कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस जो झोपड़े होते हैं या एक आधा इलीगल बिल्डिंग होती है वो खरीदने के बाद लोगों की चीटिंग होती है। तो जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के लिमिट्स में है उसको आप वेबसाइट पे पब्लिश करो, और जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार आपकी जुरिडिक्शन में उनको आप इन्फॉर्म करो कि इस बिल्डिंग में रजिस्ट्रेशन मत करो। इस तरीके का होने के बावजूद मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का कोई पालन नहीं कर रही थी। हमने पिछले 2-3 सालों में मैंने कम से कम 30-40 रिमाइंडर लेटर्स दिए कॉर्पोरेशन को, और हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस में हम ये काम करवा के ले रहे नगर पालिका से। आप आज मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे जाइए, आपको यादी मिलेगी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस की। जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार्स है उनको लेटर्स भेजा जाता है कि इस बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन मत करो। हालांकि ये प्रमाण 10-20 तक ही है, 80% अभी भी इंफॉर्मेशन हाइड करते हैं ऑफिसर्स अपने बदमाशी के थ्रू। अब क्या होता है कि हमारा जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम जो काम करते हैं तो हमारा लिमिटेड एफर्ट्स है, कई चीज़ों में इट रिक्वायर्स अ लार्जर एफर्ट। तो हमारी कोशिश है कि हम और भी लार्जर स्टेक में काम करें और लोगों को अवेयर करें और प्रशासन को जो उनका ड्यूटी है वो बताएं और उनसे कंप्लायंस करवा के लेवे। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शंस की वेबसाइट कंस्ट्रक्शंस की डिटेल्स अगर वेबसाइट पे आने लगेगी तो इनके धंधे बंद हो जाएंगे जो वार्ड ऑफिसर्स के। ये वहाँ से इलीगल कंस्ट्रक्शन खुद ही बनवाते हैं, उसके पैसे लेते हैं, फिर 10 दिन बाद इनको याद आता है कि वो तोड़ना है, बनने क्यों दिया?
द क्वेश्चन राइजेस देयर बनने क्यों दिया? कि सितंबर 2009 में गवर्नमेंट का एक बहुत स्पष्ट जीआर है, उस जीआर में गवर्नमेंट ने क्लियर करा है कि जिस भी वार्ड ऑफिसर के जुरिडिक्शन में इलीगल कंस्ट्रक्शन इरेक्ट होती है, बनती है, उस वार्ड ऑफिसर को पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हेल्ड करके आप उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन ले लो। आज तक मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक कार्रवाई नहीं की। तो प्रशासन निर्लज्ज हो चुकी है। अब निर्लज्ज व्यक्ति को या निर्लज्ज एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इलाज नहीं होता है। इलाज उनका होता है जिनका मोरल्स हो, एथिक्स हो। तो यहाँ सबके सब अंधे लंगड़े हैं और प्रशासन भी है, पॉलिटिकल जो रूलर्स है या पॉलिटिकल जो सिस्टम में हमारे लोग काम कर रहे हैं, सभी निर्लज्ज, इसका चुप उसका चुप, इस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट के जीआरएस का स्पेसिफिकली, ओपनली, ब्लेटेंटली और डेलिबरेटली वायलेशन कर रहे हैं। आप देखिए इलीगल कंस्ट्रक्शन बन रहे हैं, उस पर थोड़ा कार्रवाई लोग रोज करते हैं। आप ऑन एन एवरेज निकालोगे तो इस शहर में वार्ड नंबर 1 से लेकर के 6 तक में एवरी डे एक तो भी थोड़ा कार्रवाई होती है। एवरेज निकालोगे पूरे साल भर का तो एमआरटीपी के एफआईआर आप पकड़ोगे तो पिछले 10 सालों में मुझे लगता है मात्र 60 एफआईआर किए 10 सालों में। तो इससे समझ में आता है ना कि इलीगल कंस्ट्रक्शन आप एक महीने में 200, 500 इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ते हैं। अगर आप 10 साल का पकड़ोगे तो नंबर हजारों में जाएगी कि 10-15 हजार आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़े, एफआईआर क्यों नहीं कर रहे? इफ यू रजिस्टर एन एमआरटीपी एफआईआर तो शायद से उस पर कर्ब हो जाएगी, वो कंट्रोल हो जाएगी। आपका इंटेंशन कंट्रोल करना है नहीं, आपका इंटेंशन है कि आज 2 हथौड़ा मार के जाता हूँ, कल फिर बना लेना। तो ये जो सिस्टम नगरपालिका चला रही है, हम इसके विरोध में कंटिन्यूसली हमारा प्रोटेस्ट चलते आ रहा है। 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे को हमने वापस प्रोटेस्ट किया था कॉर्पोरेशन में। तब तत्कालीन कमिश्नर ने ऑर्डर्स जारी किए कि जितने भी इलीगल बांधकाम आप तोड़ते हो, आप उसके ऊपर एमआरटीपी का एफआईआर रजिस्टर करो, ऐसा बाकायदा रिटर्न आदेश है। अब लोगों ने भी उस चीज़ का कंप्लायंस करना चाहिए। हम हमारे लिमिट्स में काम करते रहते हैं। आपको बताता हूँ, इस शहर में जो वार्ड ऑफिसर्स है, वार्ड ऑफिसर्स के आप ऑफिस में जाओ मिलने, अवेलेबल ही रहते थे। कुठे साइडवर गेलेत, विजिटला गेलेत, हेड ऑफिसला गेलेत, ये एक सिंगल रिप्लाई रहता था। हमने इस शहर में मूवमेंट रजिस्टर कंपलसरी करवाया सबको। मेरी कंप्लेंट पे एक्ट करते हुए कमिश्नर ने हर ऑफिसर के हर ऑफिस में मूवमेंट रजिस्टर कंपलसरी कर दिया है। इफ यू गो एनीवेयर, राइट डाउन इट इन द मूवमेंट रजिस्टर एंड गो वेयरएवर यू वांट टू गो। तो ये जो कुछ चीजें जो सिस्टम में रिफॉर्म करने का काम है, उसके प्रति हम काम करते आ रहे हैं। अब जनता का भी काम है कि वो जब सरकारी कार्यालय में जावे तो थोड़ा ताकत से बात करे। मूवमेंट रजिस्टर क्यों नहीं है, उसमें एंट्री क्यों नहीं, अधिकारी गायब है तो उसमें नमूद होना चाहिए, कर्मचारी गायब है तो उसके अंदर मेंशन होना चाहिए कि आज ये कर्मचारी इस मीटिंग के लिए गया है, इस विजिट के लिए गया है। उससे अकाउंटेबिलिटी निश्चित होगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी और गुड गवर्नेंस प्रमोट होगा, करप्शन रुकेगा। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो कुछ झोला छाप लोग होते हैं वो कंप्लेंट्स करते हैं, ये स्लम बन रही है, वो G+2 बन रही है, वो स्ट्रक्चर इलीगल बन रहा है, तो उनकी अपनी इंटरनल वसूली का रैकेट होता है। यहाँ से वार्ड ऑफिसर जाता है, विजिट करता है, फोटोग्राफ क्लिक करता है, फिर उससे वसूली करेंगे, कंप्लेनेंट को भी सेटिस्फाई कर देंगे और खुद भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। ये धंधा अगर बंद करना है हमें, तो हमें मूवमेंट रजिस्टर में हर चीज़ नमूद करनी इंपॉर्टेंट है। अगर वो वार्ड ऑफिसर एंट्री करके जावे कि मैं पॉइंट ए और बी का इंस्पेक्शन करने जा रहा हूँ, तो उसको ये रिकॉर्ड पे आ जाएगा कि वो इंस्पेक्शन करने गया था। देन ही हैज टू टेक सम एक्शन कि ए और बी पे गए थे तो कार्रवाई क्या किया। ए और बी अगर लीगल है तो फिर ठीक है, डन, इट इज लीगल एंड डिस्पोज। इफ इट इज इलीगल यू हैव टू टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो इस तरीके की चीजें जो कॉर्पोरेशन में होती है, हम इसके प्रति लगातार काम कर रहे हैं। आपको बताता हूँ, मैं इस शहर में रिपेयरिंग परमिशन वार्ड ऑफिसर्स देते थे। ये हमारी धारणा थी, हमारा कन्विक्शन था कि वार्ड ऑफिसर को अधिकार नहीं है। तत्कालीन कमिश्नर ने संजय काटकर साहब थे, उन्होंने हमारी कंप्लेंट को सीरियसली लिया और इस शहर में वार्ड ऑफिसर्स द्वारा दिए गए सभी रिपेयरिंग परमिशंस को कैंसिल कर दिए, सेट असाइड करें। और इस तरीके की कई सारी चीज़ें हम करते हैं इस शहर के अंदर, जो कई अधिकारियों के पास पावर्स नहीं रहते हुए भी वो एक्ट करते। तो ऐसे एक्टिविटी के खिलाफ हम बोलते आ रहे हैं। एमआरटीपी का आपको बताता हूँ मैं कि एमआरटीपी एक्ट में सारे पावर्स कमिश्नर को है। कमिश्नर ने सारे पावर्स वार्ड ऑफिसर को डेजिग्नेट किए। इसके लिए वार्ड ऑफिसर का जो पोस्ट है, इट इज डेजिग्नेटेड वार्ड ऑफिसर। फिर भी क्या होता है कि वार्ड ऑफिसर को एमआरटीपी का एफआईआर करेंगे तो फिर भविष्य में उनको क्वेश्चन आयर होगा, या उन्होंने कुछ सेटलमेंट करी होगी, या उनको सेटलमेंट करना होता है, वो क्या करते हैं कि एफआईआर रजिस्टर नहीं करते, वो एक आधा प्यून को भेज देते हैं एफआईआर करने। ये गलत प्रोसीजर है, दे कांट डू दिस। पावर्स कैन नॉट बी डेजिग्नेटेड ट्वाइस, इट कैन ओनली बी डेजिग्नेटेड वंस। अगर प्यून को डेजिग्नेट करना था तो कमिश्नर अपना पावर डायरेक्टली प्यून को डेजिग्नेट कर सकता है या करे। अभी क्या हो रहा है कि वो वार्ड ऑफिसर को डेजिग्नेट करता है, वार्ड ऑफिसर फिर नीचे डेजिग्नेट करता है। पावर का मल्टीपल डेजिग्नेशन चालू है मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। हमने कमिश्नर साहब को बोला आप ये स्टॉप करो, ये इलीगल है। तो ये आप बताइए कि आरटीआई हम लोग कौन कौन से डिपार्टमेंट में कर सकते हैं? आरटीआई हिंदुस्तान के हर सरकारी कार्यालय में आप कर सकते हो और हर चीज़ आप मांग सकते हो। जहाँ भी जनता का पैसा लगा है, जहाँ भी पब्लिक एक्टिविटी है, जहाँ भी सरकारी काम है, उस हर एक्टिविटी का जानने का हमको अधिकार है। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑफ दिस कंट्री। आर्टिकल 19
में है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बहुत मिनिमम क्राइटेरिया है। इफ आई नो समथिंग देन आई कैन गिव अ स्पीच और एक्सप्रेस माय व्यूज। टू एक्सप्रेस अ व्यू यू नीड सम इन्फॉर्मेशन, दैट्स व्हाई राइट टू इन्फॉर्मेशन इज फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। और जनता ने, पब्लिक ने इसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। आज बहुत दुख की बात है, 20 साल हो गए कानून आके, कई सारे अधिकारियों को कानून समझ में भी नहीं आया। समझ में आता है तो जानबूझ करके वो बदमाशी करते हैं। हम ऐसे सभी अधिकारियों को एक्सपोज करने का काम करते आ रहे हैं, कर रहे हैं। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, उनको सेंसिटाइज भी कर रहे हैं। और इस तरीके की जो सेक्शन 41B में RTI एक्ट में प्रोविजन है कि हर जो सुओ मोटो डिस्क्लोजर करना है अधिकारियों को, अपने नाम की लिस्ट, ऑफिसर्स का सैलरी, जो जितने ऑफिसर देखा था सरकारी कार्यालय में है, उनकी जो लिस्ट ऑफ वर्क्स है, एलोकेशन ऑफ वर्क्स है, उनकी जवाबदारी, इस तरीके की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आप सुओ मोटो डिस्क्लोजर अपने वेबसाइट पे करो, अपने ऑफिस के बिल्डिंग्स में करो। वो हम करवा रहे हैं कॉर्पोरेशन से। 41B का भी कंप्लायंस करवा रहे हैं। जो RTI में इन्फॉर्मेशन अधिकारी नहीं देते, इलॉजिकली, इलीगली और इररिलेवेंट सेक्शंस डाल करके रिजेक्ट करते, ऐसे अधिकारियों को भी सेंसिटाइज करो, उनको ट्रेनिंग दो। इसलिए हम कॉर्पोरेशंस को भी, पुलिस अधिकारियों को भी, कई सारे पुलिस अधिकारी है जो एक गलत ट्रेंड चलाते हैं। अगर आप एक आधा कंप्लेन पुलिस स्टेशन में दे दो तो और उस पर पूछो कि मेरी कंप्लेन पे क्या कार्रवाई हो गई, मेरे को डिटेल दे दो, तो कई पुलिस वाले अज्ञान में, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से और कई बदमाशी करते। वो क्या करते हैं, हर एप्लीकेशन पे एक ही रिप्लाई देते, तपास चालू है। ऐसा नहीं है। जो जिस वक्त की इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है आपको वो देना है। इन्फॉर्मेशन एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम बीइंग यू हैव टू प्रोवाइड इट टू द एप्लीकेंट। यहाँ क्या होता है कि वो अनिश्चित काल तक वीटो पावर की तरह अधिकारी कुछ मिसयूज करते हैं एक्ट को, उस तरीके से वो कर नहीं सकते। अभी नए वाले लॉ में तो प्रोविजन भी आ गया है कि आपको कंप्लेनेंट को इन्फॉर्म करना है। मैं आपको FIR की बताता हूँ। अगर आपने एक आधा FIR में 4 लोगों को आरोपी बनाया, 4 आरोपी है ABCD, परंतु इन्वेस्टिगेशन में और 4 आरोपी निष्पन्न हो जाते, पुलिस वाले क्या करते हैं कि वो फिर उससे खेल अपना चालू करते। अगर आपको पता है कि 4 आरोपी बन चुके हैं, फिर आप पूछते हो ठीक है भाई आज के डेट में आपने आरोपी साहब किसको बनाया, तो आपको चार्जशीट दाखिल होने तक एक ही कहानी बता देते हैं, इन तपास चालू है चार्जशीट रोल तेवा सांग तपास चालू है। ऐसा लोगों ने भी इंसिस्ट करना चाहिए, हमने इंसिस्ट करा है कई मामलों में। जिस वक्त पे आरोपी निष्पन्न हो जाता है रिकॉर्ड पे, अगर वो रिकॉर्ड पे निष्पन्न हो गया, उसको नाम आरोपी का देना है, चाहे जो भी मांगे, एप्लीकेंट मांगे या कोई भी मांगे। जो इन्फॉर्मेशन जिस वक्त तक एग्जिस्ट कर रही है आपको देना है। हाँ, अगर इन्वेस्टिगेशन चालू, अगर आपने आरोपी निष्पन्न नहीं किया तब आप बोलिए। तो जो कंप्लेनेंट्स होते हैं, जो पुलिस एट्रोसिटीज के भी विक्टिम्स होते हैं, उन लोगों ने उस तरीके से अपनी बातों को रखना चाहिए, बहुत प्रिसाइसली रखना चाहिए। तो गवर्नमेंट में के सिस्टम में जो लोग हैं उन्हें भी समझ में आएगा कि सिटीजन्स आर अवेयर ऑफ दिस एक्ट और अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो लोगों ने भी इसका उपयोग करना चाहिए, मुझे लगता है। अभी हम लोग तो कई जगह पे सोशल मीडिया पे भी बोलते आए हैं, प्रैक्टिकली भी बोलते आए हैं, हर जगह जाते हैं बोलते हैं। लोगों ने इसका वापर करना चाहिए। कुछ अगर लोगों को क्वेरी रहेगी तो हम जैसे लोगों को पूछ सकते हैं, हम बताएंगे, उन्हें गाइड भी करेंगे लोगों को। तो आप तो काफ़ी फेमस है यहाँ पे, जितने पूछते हैं उनको तो बता ही देते हैं। और इंटेंशन ये है कि जो गरीब दबे पिछड़े लोग हैं, जो एट्रोसिटीज़ के शिकार होते हैं, चाहे किसी भी सिस्टम में, उन्हें न्याय मिले, जस्टिस डिलीवर हो। ये इंटेंशन है, इस इंटेंशन से काम कर रहे हैं और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में काम होवे, उस हेतु से काम कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो ex-MLAs और जो पुलिस मशीनरी है उसके साथ भी आप मिलके काम कर चुके हैं? हम जब अच्छा काम होता है तो मिलके भी करते हैं, जब गलत काम होता है तो फिर विरोध में जाकर भी काम करते हैं। करेक्ट। क्या ये RTI एक्टिविस्ट को ब्लैकमेलर कहा जाता है? नहीं, मुझे तो लगता है ये ऑफिसर्स, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा ये एक प्रोपागेंडा फैलाया जाता है या फैलाया जाने की कोशिश किया जाता है। देयर इज नथिंग सच कॉल्ड एज ब्लैकमेलिंग और ब्लैकमेलर। फॉर एनीथिंग टू बी कॉल्ड एज ब्लैकमेलिंग और ब्लैकमेलर, there should be something black, there should be something illegal. If you are doing something illegal, then you would be having a threat कि यार मेरे खिलाफ ये बंदा कुछ करेगा या कर रहा होगा। अगर आप सही हैं, you go to the police station and register an FIR। अगर कोई आपको सच में ब्लैकमेल कर रहा है या एक्सप्लॉइट कर रहा है या एक्सटॉर्ट कर रहा है या आपके पास कोई इलिसिट डिमांड कर रहा है, इलीगल डिमांड कर रहा है, देयर इज अ सिस्टम। गवर्नमेंट, मैंने तो कभी नहीं देखा कि गवर्नमेंट का फिरियादी या गवर्नमेंट का कोई कंप्लेनेंट पुलिस थाना में जावे और उसकी FIR नहीं हो रही है। आई हैव नॉट सीन दिस इन दिस सिटी। मैं आपको बताता हूँ, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारियों द्वारा आज तक किसी भी इस तरीके की एक्टिविटी में
एक सिंगल कंप्लेंट भी फाइल नहीं है। तो हमारे शहर में ऐसी कोई एक्टिविटी होती नहीं है, मुझे तो लगता है कहीं भी नहीं होती है। और अगर कहीं होती रहेगी तो अधिकारियों ने एफआईआर रजिस्टर करनी चाहिए ना। एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर कर रहे हो? आप माउथ पब्लिसिटी करके क्या होगी? आप एफआईआर रजिस्टर कर दीजिए, गो टू द पुलिस स्टेशन, रजिस्टर एन एफआईआर इमीडिएटली। अगर कोई आपसे गलत डिमांड कर रहा है, कोई एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा वो है, नहीं, जनरली अवॉइड अच्छा सिस्टम है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, अवॉइड इसके लिए करता क्योंकि सच नहीं है। अगर सच में कोई किसी को ब्लैकमेल करेगा, कोई एक्सटॉर्ट करेगा, तो कोई बैर क्यों करेगा? करेक्ट। व्हाई वुड यू बैर? आप तो जाओगे ना, अपना कार्रवाई करोगे, अपनी कंप्लेन करोगे, कोर्ट जाओगे, कहीं तो जाओगे। आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, परमानेंट नौकरी है आपकी, फिर भी अगर आप डर रहे हो तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ क्या बोलोगे? तो ये झूठी एक प्रोपागेंडा है। ऐसे प्रोपागेंडा के प्रे में नहीं पड़ना चाहिए। जनता ने भी अपनी ताकत से अपने पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ टूल गिवन टू द सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री एंड किसी भी अधिकारी को, किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को अधिकार नहीं है कि वो क्वेश्चन उल्टा करे। मैंने आपको पहले ही बताया, प्रीएम्बल की डेफिनेशन भी पहले उसी स्टार्ट होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो द गवर्नमेंट सर्वेंट्स शैल नॉट आस्क हु द पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द बॉसेस ऑफ दिस कंट्री एंड वी विल बिहेव लाइक दैट। हाल ही में महिला विरोधी कंटेंट ऑनलाइन बढ़ता जा रहा है। नहीं, महिला विरोधी कंटेंट्स तो आज नहीं, पहले से चले आ रहा है। जो सामाजिक, जो सोसाइटल प्रॉब्लम्स होती है, वो पहले से जो परसिस्ट करती है, वो कंटिन्यूसली चले भी आती है। साइबर फ्रॉड या साइबर जो ऑनलाइन क्राइम है, कंटिन्यूसली बढ़ते जा रही है। उसको लेकर के गवर्नमेंट ने रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। आज आप देखिए तो कई सारे हमारे सिस्टम के जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, उनको ये आधा समझ में नहीं आता है, साइबर लॉज या साइबर इन्वेस्टिगेशंस। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने इस बारे में रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, अलग से बजट्स लाने की आवश्यकता है, स्किल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और सोशल मीडिया पे इवन महिलाओं ने भी उस तरीके से सावधान रह करके इस्तेमाल करना चाहिए। किसी के भी बातों में, बहकावे में आकर के कोई भी गलत काम, गलत स्टेप उठाना नहीं चाहिए। और ठीक है, उसका एटलीस्ट वीडियोग्राफी या फोटोग्राफ्स से अवॉइड करना चाहिए। बाद में फिर उससे वो ब्लैकमेलिंग, उससे फिर वो आगे की वीडियो शेयर होना, उस तरीके की एक्टिविटी होती है और फिर महिला उससे परेशान होती है और जो सोशल ट्रबल हो जाती है बाद में। तो ये आजकल जो एआई का ज़माना है और जो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा पीक पर है, तो उससे क्या लगता है आपको, आरटीआई मतलब एक अच्छा माध्यम हो सकता है सोशल मीडिया? नहीं, आरटीआई तो हर मामले के लिए एक अच्छा टूल है, बस व्यक्ति को उसको ढंग से उपयोग करना है। अभी तो ऑनलाइन आरटीआई, आप गवर्नमेंट के पोर्टल पे भी RTI online.maharashtra.gov.in पे जाकर के एफआईआर, अपना ऑनलाइन आरटीआई फाइल कर सकते हैं हर डिपार्टमेंट में। मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 2020 तक 18-19 तक ऑनलाइन आरटीआई के दायरे में नहीं थी। मैंने 2017 से लेकर के 2019 तक 2 साल तक लगातार कंप्लेंट्स करने के बाद मीरा भाईंदर महानगर पालिका ऑनलाइन आरटीआई के दायरे में आई। मीरा भाईंदर पुलिस कमिश्नरेट ऑनलाइन आरटीआई के दायरे में नहीं थी। मैंने 1.5 साल 2020 पूरा और 21 का आधा 1.5 साल कंटिन्यूसली कंप्लेंट्स करी, मंत्रालय से लेकर के सीपी ऑफिस तक। उसके बाद मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आरटीआई ऑनलाइन के दायरे में आई। आपले सरकार पोर्टल पे मीरा भाईंदर पुलिस कमिश्नर थी नहीं, हमने वही सेम 1.5 साल कंप्लेन करी और गवर्नमेंट के पोर्टल में मीरा भाईंदर पुलिस आयुक्तालय को भी लाने का काम किया, ऑफिशियली किया। ये इसके लिए किया था कि लोगों को बेनिफिट हो, लोग घर बैठे बैठे भी कंप्लेन कर सकते हैं। देखिए कि जो अंधा हो उसे आप लाठी दे करके मदद कर सकते हो, जो अंधा होने का एक्टिंग कर रहा हो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको चेंज चाहिए तो यू हैव टू वॉक, यू हैव टू डू समथिंग, वट एवर योर लिमिट्स आर, आप उसमें करो। पर जो हो सके अपना थोड़ा मोड़ा तो भी एफर्ट्स लोगों ने देना चाहिए। रास्ते पर अगर आपको दिख रहा है कोई गड्ढा खुदा हुआ है, कोई पॉटहोल है, देयर इज अ वेरी सिंपल टूल, ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल आपले सरकार ऑनलाइन पे आप जाइए, रजिस्टर करिए, फटाफट कंप्लेंट डालिए, रिजोल्यूशन होगी। मैं आपको बता देता हूँ, मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पेनाल्टीज या पनिशमेंट मेरी कंप्लेंट पे दी गई है। आपले सरकार पोर्टल पे जो हम ग्रीवेंसेस फाइल करते, ये अधिकारी उस पर रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। आप जो फिजिकल एप्लीकेशन देते उस पर रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। कई सारे प्रपोजल्स होते हैं जो ये लोग पेंडिंग, अधिकारी अपने टेबल पे पेंडिंग लिख देते। एज पर गवर्नमेंट GR आपले सरकार पोर्टल पे आई हुई कंप्लेंट पर 21 दिन में रिजोल्यूशन करना कंपलसरी है। महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के सेक्शन 72C के अनुसार कोई भी एप्लीकेशन जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आती है उसको 45 डेज में आपको डिस्पोज करना है, मैक्सिमम 90 डेज। उसका वायलेशन करने वाले 30 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों पे मेरी कंप्लेंट पे राइटिंग में पनिशमेंट इशू हुआ है। उनको म्युनिसिपल कमिश्नर राधा विनोद शर्मा साहब ने लेखी ताकीद, रेप्रीमांड की पनिशमेंट इशू की है। तो मुझे लगता है कि जब अगला कोई कंप्लेंट करेगा तो जिस अधिकारी को मेरी कंप्लेंट में रेप्रीमांड मिली हुई है, पनिशमेंट मिला हुआ है, अब उसको सेकेंडरी पनिशमेंट मिलेगा, एक पनिशमेंट रिपीट नहीं होगी। तो मेरा मानना है कि लोगों ने ग्रीवेंस करनी चाहिए, जिसका एप्लीकेशन टाइम फ्रेम से ज्यादा समय तक पेंडिंग है, तो उन्होंने पूरी ताकत से विरोध करना चाहिए, पूरी ताकत से अपना सबमिशन डिपार्टमेंट के पास रखनी चाहिए कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करो। सिर्फ आपके लेटर पे नहीं, तो जिसने पेंडिंग रहेगा उस पर भी आप कार्रवाई करने का डिमांड करो। मेरी कंप्लेंट पे लगभग
70% ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनको पनिशमेंट मिल चुकी है। तो अगर बाकी के लोग अगर उसी सेम अधिकारी का कंप्लेन करेंगे तो फिर उनको उसके आगे का पनिशमेंट मिलेगा। हमने रास्ता तो बना दिया है, अब उसमें चलने वाले लोगों की कमी है फिलहाल। लोगों को एक्चुअली नॉलेज नहीं होता है। जैसे लोग ने आरटीआई कर दिया, एप्लीकेशन पेंडिंग है, फर्स्ट अपील में जाते हैं, सेकंड अपील में जाते हैं, तो लोग इसके बाद में, जैसे आपने कहा पनिशमेंट आपके द्वारा किया गया है, जब उन्होंने नहीं किया तभी, तो कौन सा ऐसा फोरम है या कहाँ पे जाके हम ये सब? मैंने बताया जैसे कि ऑनलाइन आप ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल पे भी कंप्लेन कर सकते हैं, ऑनलाइन पीजी पोर्टल पे कंप्लेन कर सकते हैं, माई एमबीएमसी ऐप है कॉर्पोरेशन का, उस पे कर सकते हैं। अपेक्षा रिक्वायरमेंट इतनी ही है कि आप करो, आप करोगे सब होगा। हमने रास्ता बना दिया है। पहले कभी किसी को एप्लीकेशंस पे रिप्लाई नहीं मिला बोल के किसी को पनिशमेंट नहीं होती थी, हमने रास्ता बना दिया लोगों के लिए कि आपको पनिशमेंट मिलेगी। नवघर पुलिस थाने का एक इंस्पेक्टर थे मिलिंद देसाई नाम के, वो मेरी एक एफआईआर नहीं ली थी उन्होंने, मेरी एक एफआईआर नहीं ली थी बोल के उनको 5,000 रुपये का दंड रिटायरमेंट के दिन लगवाया था मैंने। तो हमने रास्ता बना दिया। अब लोगों की जिम्मेदारी है कि लोग थोड़ा सा और एफर्ट्स डालें, जब उनके साथ भी ऐसी कोई घटना हो तो वो परसिस्टेंटली लगे, उसको परस्यू करें। कार्रवाई 100% होती है निश्चित तौर पे। किसको पूछा आपने कि मेरा एफआईआर नहीं लॉन्च कर रहे? नहीं, मैंने पूछा नहीं, मैंने तो कंप्लेन करी पुलिस कमिश्नर के पास और फॉलोअप करा। फॉलोअप करा, इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी करने के बाद पनिशमेंट इशू हुआ। तो इस तरीके से लोगों ने अपना एफर्ट्स थोड़ा सा देना चाहिए। देखिए अभी तो एआई का ज़माना है, आप एआई से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, प्रोसेस सीख सकते हो, तरीका जान सकते हो, रेडीमेड मटेरियल्स एआई के ज़माने में, उसका उपयोग करना चाहिए। अगर हम एक अच्छे समाज की अपेक्षा कर रहे हैं तो हमें एक अच्छा सिटीजन भी बनना पड़ेगा, अपने एफर्ट्स को हमें देना पड़ेगा और पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसके बिना एक अच्छे समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते। कितना लाइफ थ्रेट है आपको? 0 बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, ईमानदारी से जो काम करता है उसको दिक्कत नहीं होती है। मैंने आपको जैसे बताया कि अगर हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट, इल इंटरेस्ट रहता है तो एनिमिटी बढ़ती है। अगर आपका इंटरेस्ट जेन्युइन है तो पीपल ऑल्सो थिंक, बेईमान भी सोचता है कि हाँ ये काम तो ईमानदारी के लिए कर रहा है। तो इतने साल से करते आ रहे हैं और समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, अपने कॉलेज टाइम से कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं। बीइंग अ लॉयर अभी भी काम कर रहे हैं, लॉ प्रोफेशन में भी अपना करियर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोफेशनल काम भी करते हैं और सोशल एक्टिविज्म भी करते हैं। और पूरी कॉर्पोरेशन हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू ऑफिशियल्स हो, सबको पता है हमारे काम का तरीका और हम पिछले कई सालों से इस शहर में अच्छे काम करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। आपको मैं बताता हूँ कि मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पिछले 3-4 सालों में एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 17A के अंतर्गत टोटल 27 प्रपोजल्स आई थी। 2021 तक इन लोगों ने सिर्फ 5 ही प्रपोजल डिस्पोज किए, बाकी सब पेंडिंग रखा, डेलिबरेटली पेंडिंग रखा। 2021 से लेकर के 2023 तक मैंने कंप्लेंट्स करी कमिश्नर के पास कि आप इसको डिस्पोज करो, यू कांट कीप इट पेंडिंग, कमिश्नर इज नॉट हैविंग एनी वीटो पावर। आपको लॉ है इस देश का, आपको पालन करना पड़ेगा। 2023 तक इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। फिर 23 से लेकर मैं 24 तक कंप्लेन किया, एक साल कंप्लेन किया तो लोग 4 डिस्पोज, 5 डिस्पोज, ऐसे करते करते भी 2025 आ गई। 2025 अभी पहुंच गए। अब इन्होंने 22 जो पेंडिंग थी, अब 22 डिस्पोज हो गई है, अब बची 5 है। तो आज भी 5 प्रपोजल पेंडिंग है। गवर्नमेंट का सर्कुलर है 2021 का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो मैंडेट करता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा आए हुए प्रस्ताव को आप 90 डेज से ज्यादा प्रलंबित नहीं रख सकते हो। हमारे कमिश्नर्स रख रहे, मस्ती है। अब अगर 15 लाख 20 लाख के शहर में हम अकेले कंप्लेन कर रहे हैं, क्या रीजन क्या देते हैं वो लोग? लाइक आप तो पूछते ही होंगे कि क्यों है, बोलते चल रहा है कंटिन्यू। तो गवर्नमेंट में आपको बता रहा हूँ कि मस्ती है, दिस इज कॉल्ड एज मस्ती। तो मस्ती का इलाज स्लोली एंड स्टडीली होती है, बहुत सडनली नहीं होती है। तो क्या है कि अक्षय शहर में अगर हम अकेले कंप्लेन कर रहे हैं तो सिस्टम थोड़ा सा हिलता है, और 10, 20, 25, 50, 100 लोग कंप्लेन करेंगे तो फिर सिस्टम हड़बड़ा जाता है। Correct. तो हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं कि और लोग कंप्लेन करें, और लोग सामने आए, और लोग आगे आए। लोगों को हम गाइडेंस भी करते रहते हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे गाइड करते रहते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर माध्यम से हम यथासंभव प्रयत्न करते हैं कि सिस्टम को एफर्ट्स अपना लगावें और सिस्टम को बताएं कि आप हमारे नौकर हैं, अच्छे से नौकरी करिए, जनता की सेवा करिए, नहीं जम रहा है घर बैठिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी नौकरी में आपको ज़्यादा त्रास हो रहा है, बहुत ट्रबल हो रही है, समय नहीं मिल रहा है, तकलीफ हो रही है, रिजाइन दे दीजिए, घर बैठिए, दूसरे लोग आएंगे नौकरी पे, काम करेंगे पब्लिक के लिए। पब्लिक सर्विस में आप आए हैं, आपको जनता का काम करना पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी एस्केप, यू डोंट हैव एनी एस्केप टू मूव ऑन, नहीं बहुत काम हो रहा है अब मैं नहीं करूँगा, ऐसा कोई चांस नहीं है गवर्नमेंट सिस्टम में। आपको काम करना है अकॉर्डिंग टू द लॉ, एज पर द लॉ, विद इन द पेरिफेरी ऑफ लॉ। आप वो करिए और पब्लिक रेजोल्यूशन का काम करिए। रोने गाने से काम नहीं होगा ना। आप आए हो सिस्टम के अंदर, आपको बंगला, गाड़ी, घोड़ा, नौकर, पीए, पियून, बॉडीगार्ड सब चाहिए, पेट्रोल, डीजल सब चाहिए। पर काम के टाइम पे बोलोगे बहुत त्रास हो रहा है, समय नहीं मिल रहा है, तो घर बैठिए, रिजाइन दे दीजिए आप सिस्टम से। सिस्टम के आपको सारे लविश जो सिस्टम का हिस्सा है, आपको वो सारा एंजॉय करना है। पर काम करने के टाइम पे आप बोलते हो नहीं हमें बहुत तकलीफ हो रही है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ लोगों ने भी मुखर होकर के बोलना चाहिए।
तो आपको नहीं लगता ये एआई का जब से आया है ज़माना, तो इसमें कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी आ सकता है? हाँ 100% मिस इन्फॉर्मेशन आ सकता है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सकता है, या अंडरस्टैंडिंग में इशू हो सकती है, तो उसके लिए लॉयर्स है। लॉयर्स मतलब इसी ने आपको मतलब ये किया क्या, प्रोवोक की मैं चलो एलएलबी कर लो? हाँ हो सकता है ऐसा, बट एलएलबी करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने करनी चाहिए। एग्जैक्टली कानून की जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। इफ़ यू आर एम्पावर्ड विद द लॉ तो आपको दिक्कत नहीं होती समाज में, तो हर किसी ने लॉ की पढ़ाई करनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि एटलीस्ट आप थोड़ा मोड़ा बेसिक लॉ जान पाओ। कि मैं देखता हूँ कई लोगों को पुलिस थाने में जाते हैं तो चप्पल उतार देती है। तो इस देश के गरीब पिछड़े लोग हैं जो आज भी दबे कुचले हैं, या उनकी भावना आज भी है कि भाई यहाँ मैं कैसे जाऊँ। तो ऐसे लोगों के लिए हम मजबूती से खड़े होने का काम कर रहे हैं, उनको एक आधार देने का काम कर रहे हैं, उनके लिए एक मोरल सपोर्ट होने का काम कर रहे हैं कि सिस्टम में लोग हैं, गलत करने नहीं देंगे। तो इसमें जो अभी न्यू अमेंडमेंट आए थे, आरटीआईज में वैसे भी अमेंडमेंट आते रहते हैं, तो ऐसा लगता है आपको कि कहीं और भी अमेंडमेंट होने की बहुत ज़रूरत है? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि 20 साल हो गए आरटीआई एक्ट आकर के, देश को आज़ाद होके इतने साल हो गए, आज़ादी का अमृत महोत्सव हो गया, और अगर हमें आज भी कोई चीज़ मांगना पड़ रहा है तो फिर आज़ादी किस बात की है? आज़ाद देश में आज़ाद नागरिक को अगर कोई चीज़ मांगना पड़ रहा है और उसको वो चीज़ नहीं मिल रही है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। Correct. और सरकारी सिस्टम के अधिकारी, ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेसी के लोग, पॉलिटिशियंस, ये मैं आपको बताता हूँ अत्यंत निर्लज्ज हो चुके हैं। इन्हें शर्म भी नहीं आती है कि हम किस चीज़ के लिए आदमी को दौड़ा रहे हैं। अगर एक आदमी एक आधा इन्फॉर्मेशन के लिए, एक आधा अपने ही कंप्लेंट पे रिजोल्यूशन के लिए दौड़ रहा है, तो शर्म की बात है, डूब मरना चाहिए ऐसे अधिकारियों को। तो इट इज़ द राइट ऑफ द सिटीजन। और आज़ादी के बाद, ये आज़ाद देश है ना, वी आर नॉट रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, दिस इज स्वराज, हमारा खुद का राज है। वी द पीपल ऑफ इंडिया डू वोट फॉर आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है। तो इस तरीके से जो हमारे स्तंभ है, वो लोगों ने क्या कर रखा है कि एक ढांचा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ही मालिक है और हम अपने हिसाब से करेंगे। आप एक आधा कमिश्नर या एक आधा आईएएस आईपीएस से मिलने जाइए तो आप फील करोगे कि हम यार इस देश के बॉसेस नहीं है। आई नो। तो और आपको बताता हूँ मैं कि क्या हो रहा है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है डेमोक्रेसी की, कि पब्लिक की सेवा करने के लिए हम हैं, वो सब भूल गए। सब मजे ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं पोस्ट का। और लोगों की भी गलतियां थोड़ी थोड़ी, कि लैक ऑफ नॉलेज है, और लोग भी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सहते हैं। लोगों ने भी अपनी ताकत से बोलना चाहिए, इन्फॉर्मेशन गैदर करके इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। इन्फॉर्म्ड सिटीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस देश में। कहीं ना कहीं हम भुक्तभोगी नहीं बन जाते हैं, जैसे हम किसी के भी मतलब प्रति आवाज़ उठाते हैं, जैसे वो सुपीरियर ही हैं, उनके पास पावर्स हैं या जो भी है, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा नहीं लगता हम खुद ही विक्टिम बन जाते हैं या हमें ही दोषारोपण कर दिया जाता है? हाँ बिल्कुल, देखो किसी भी समाज का ये बहुत बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 2023 में मई मंथ से लेकर के अक्टूबर मंथ तक भाईंदर वेस्ट का जो सुभाष चंद्र बोस मैदान, एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, उस ग्राउंड को एक मैजेस्टिक स्पोर्ट्स लिमिटेड कंपनी और एक रॉयल जर्नल्स कंपनी, ऐसे दो कंपनी है, इन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट 132 दिन तक फ्री ऑफ कॉस्ट कॉर्पोरेशन दे दिया इलीगली। कॉर्पोरेशन का खुद का ठराव है 2018 का, जो मैंडेट करता है कि सुभाष चंद्र बोस मैदान को आप कंटिन्यूसली भाड़े पे देना तो सिर्फ 12 दिन दे सकते हो एक साथ, और अगर पूरे साल का कैलकुलेट करोगे तो 30 दिन दे सकते हैं। 30 दिन का नियम रहते हुए मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने इलीगली एक कंपनी को बेनिफिट करने के लिए क्रिकेट मैच कराने के नाम पर 132 दिन तक भाड़े पे दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। दिया तो दिया, क्रिकेट मैच के नाम पर दिया, क्रिकेट मैच हुई नहीं, जो चीज हुई नहीं उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, ना भाड़ा आया। हमने कंप्लेन करी तो सितंबर में कंप्लेन करी तो नवंबर महीने में कमिश्नर ने नोटिस निकाली कंसर्न कंपनी को 15 लाख रुपए भरने की। 15 लाख रुपए भरने की 3 नोटिस कॉर्पोरेशन निकालती है। मैंने लोकायुक्त के पास कंप्लेन करा, लोकायुक्त के पास कंप्लेन करा, 1 साल तक नगर पालिका 15 लाख वसूल नहीं कर पाए, जवाब नहीं दे पाएंगे बोल के 1 साल बाद नोटिस हमारी गलत थी बोल के नोटिस को विड्रॉ कर लिया। तो इस तरीके से भांग पी के हमारे लोग अधिकारी काम करते। जो कॉर्पोरेशन ने जिस 2 कंपनी को भाड़े पे दे रखा था, उस कंपनी ने वहां पूरा सेटअप लगा रखा था, स्टेजेस, लाइट्स, हाइड्रा, मशीन। उसने क्या करा कि ग्राउंड को डैमेज कर दिया। हमने कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को रिक्वेस्ट करा कि आप डैमेज कॉस्ट वसूल करो। कॉर्पोरेशन ने विजिट किया, रिकॉर्ड पे लिया, 30 लाख रुपए की नोटिस इशू करी। 30 लाख रुपए की नोटिस इशू करके आज आप देखिए मई मंथ 2023, आज मई 25, 2 साल हो गए। नगर पालिका की हिम्मत नहीं, वो 30 लाख और 15 लाख रुपए आज तक वसूल नहीं कर पाई है। गरीब आदमी एक आधा रहता है, उसका अगर वाटर बिल टैक्स पावती अगर बची रहती है, उसका इलेक्ट्रिसिटी कट कर देते हैं, वाटर कनेक्शन कट कर देते हैं। तो मैंने आपको इसके पहले ही बताया कि जो प्रशासन के लोग निर्लज्ज हो चुके हैं, निर्लज्ज लोगों का इलाज नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के लिए हम लड़ते आ रहे हैं। मैंने लोकायुक्त साहब के पास भी कंप्लेन करी है, जुलाई महीने में उसकी सुनावनी है। मेरी कंप्लेंट के बाद कमिश्नर साहब ने उसका कॉग्निजेंस लिया और जो 30 लाख रुपए की डैमेज कॉस्ट है उसको रिकवरी सूट फाइल करके
रिकवर करने का उन्होंने आदेश दिया है। मुद्दा ये है कि जो अधिकारियों ने बदमाशी करी, जो अधिकारियों ने इलीगल काम किया, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किया, उसके लिए जो सिविल सूट फाइल होगी उसका पैसा कौन देगा? नगर पालिका के चाचा का पैसा नहीं है ना, हमारा पैसा है। तो इस शहर के जनता के टैक्स का पैसा इस तरीके से ब्लेटेंटली मिसयूज होता है। नंबर 1। नंबर 2, कॉर्पोरेशन के जो तत्कालीन कमिश्नर थे उन्होंने जो फ्री ऑफ कॉस्ट देने का परमिशन का जो प्रस्ताव होता है वो प्रस्ताव उन्होंने मैजेस्टिक नाम की कंपनी को अप्रूव करा था। पर कॉर्पोरेशन के निचले अधिकारी है उन्होंने जो परमिशंस दिए 132 दिन तक, उन्होंने वो सारी परमिशन रॉयल जनरल स्पोर्ट्स लिमिटेड नाम की कंपनी को दे दिया, दूसरे कंपनी को। अब ये सब जब टेक्निकल इश्यूज कोर्ट में जब स्टैंड होगी तो ये 30 लाख रुपए वसूल कैसे करेंगे हम देखेंगे। फिर हम डिमांड करेंगे कि जिसके वजह से ये रिकवरी सूट का जो पैसा वेस्ट होने वाला है उसका भरपाई कौन करने वाला है? क्योंकि अगर आप लोगों में इतनी हिम्मत होती तो आप लोगों को 30 लाख अब तक रिकवर कर चुके होते। आपने उस कंपनी से ना एग्रीमेंट करा, ना टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करी, ना कोई लेटर बाजी करी, डायरेक्टली वो आया और मुंह उठा के आप लोगों ने 150 दिन शहर के जनता के हक का ग्राउंड दे दिया। तो ऐसे सारे पब्लिक इंटरेस्ट के विषय है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के विषय है, उस पर लड़ाई लड़ते रहते हैं और प्रशासन को एक्ट करने को लगाते हैं। जहाँ प्रशासन गलत होती है प्रशासन के खिलाफ पूरी ताकत से भूमिका हमारी हम करते हैं। और ये जो 30 लाख की डैमेज कॉस्ट है हमें वसूल करवाएंगे कंसर्न कंपनी से। जो 15 लाख की रेंट है वो भी कॉर्पोरेशन ने इलीगली फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी। मैंने लोकायुक्त साहब के पास अपनी डिमांड रखी हुई है, उस मामले में भी कार्रवाई करवाएंगे। तो क्या लगता है आपको ये मतलब डेलिबरेटली ये लूप होल्स हमें मिलते हैं या ये क्रिएट किया जाता है? नहीं, देखिए क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति इलीगल काम करता था वो अपने फ्लो में करते रहता है। उसको बिल्ली जब दूध पीती है तो उसे लगता है कोई देख नहीं रहा है, पर बाकी सब दुनिया देखती रहती है। तो जिसके कॉग्निजेंस में आ जाता है, जैसे हमारे कॉग्निजेंस में आ गया तो हमने उस चीज का दखल लिया और उसको एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि आपने गलत काम किया है। 2023 तक कॉर्पोरेशन को पता ही नहीं था कि 30 दिन वाला सर्कुलर भी है। परमिशन देने तक कॉर्पोरेशन को पता ही नहीं था कि उन्होंने नाम में गलती कर दी है। मैजिस्ट्रेट को अप्रूवल दिया था, रॉयल जनरल उसको परमिशन दे दी है। मेरी कंप्लेंट होने तक कॉर्पोरेशन को पता ही नहीं था कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे सकते थे। हमारी कंप्लेंट होने तक कॉर्पोरेशन को पता ही नहीं था कि डैमेज कॉस्ट भी वसूल करनी है। हमारी कंप्लेंट रिमाइंडर जाने के पहले तक कॉर्पोरेशन को पता ही नहीं था कि रिकवरी कॉस्ट वसूल करनी भी पड़ेगी। आज 2 साल के फॉलोअप के बाद आज रिकवरी सूट फाइल हो रही है आज कोर्ट में। तो ये 2 साल पहले इन अधिकारियों का काम था ना, हमारा काम थोड़ी ना है। और रिकवरी सूट का जो पैसा जाने वाला है कोर्ट में तो वो किसी का पर्सनल पैसा तो नहीं है, शहर की जनता के टैक्स का पैसा वेस्ट होने वाला है। तो ये जो विषय है इनके खिलाफ, इनकी इन बातों के खिलाफ लड़ते रहते हैं और प्रशासन के जो भी इलीगल एक्ट्स है उसके खिलाफ पूरी ताकत से अपनी भूमिका रखते हैं और प्रशासन को सही काम करने के लिए सही रास्तों पर लेके आने का काम हम करते आ रहे इस शहर के अंदर करते आएंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है बात की रफ्तार, जो वन लाइनर्स आंसर है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे शॉकिंग आरटीआई रिप्लाई जो आपने कभी रिसीव किया हो? ऐसे कई सारे हैं, पर एक बार मैंने मेरी एप्लीकेशन की कॉपी मांगी थी आरटीआई में, मेरे को मेरी कॉपी रिजेक्ट कर दी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन बोल के। ओह गॉड। तो ये थोड़े से लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन और इररिस्पॉन्सिबल अधिकारी जो होते हैं ऐसा कहीं भी साइन करके दे देते, क्लर्क बनाता है साइन करके दे देते, उसका ये देखते तक नहीं है वो। हाँ। अगर एक चीज आरटीआई एक्ट में बदलनी हो तो वो क्या होगी? डिनायल का एग्जम्पशन बदल देना चाहिए। हर चीज आप पब्लिक को एक्सेस दे दो, इस देश की जनता जानने का अधिकार है, आप देना चाहिए। द लार्जर यू रिवील द इन्फॉर्मेशन द लेसर यू हैव द ट्रबल। कोई ऐसी आरटीआई सक्सेस स्टोरी जो आपके दिल के करीब हो? बहुत सारी। कोई एक? कई है, असंख्य है, वो पैरामीटर ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ओके। लिस्ट है लंबी। एक्टिविस्ट होने का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सिस्टम को रिस्पॉन्ड करवाना। सिस्टम बहुत हीट हो चुकी है, सिस्टम बहुत हीट हो चुकी है, उसको हैमरिंग की आवश्यकता है। तो वो एक चैलेंज होता है, पर उसको हम सक्सेस करते हैं, हैमर करके रिस्पॉन्ड करवाते हैं। आरटीआई का जवाब आने में जनरली कितना टाइम लगता है? 30 दिन के अंदर आना चाहिए, और नहीं देता है कोई तो फर्स्ट अपील उसी ऑफिस में हम कर सकते हैं। फर्स्ट अपील में लगभग लोग रिस्पॉन्ड कर देते हैं, और मेरा ओपिनियन है कि लोगों ने फर्स्ट अपील करना चाहिए। फर्स्ट अपील में इन्फॉर्मेशन ना दे, लेटर पे लेटर उस डिपार्टमेंट में लिखते रहो, कितने दिन नहीं देंगे, दे देंगे इन्फॉर्मेशन। इफेक्टिव आरटीआई फाइल करने का एक सीक्रेट टिप? बी स्पेसिफिक टुवर्ड्स आस्किंग एनी इन्फॉर्मेशन। आस्क स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, यू विल गेट इट। ओके। सबसे अजीब आरटीआई सवाल जो आपने फाइल किया हो? मैं ठीक ही फाइल करता हूँ। कौन सा डिपार्टमेंट आरटीआई के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है? लगभग कोई नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट ठीक ठाक आरटीआई का रिस्पॉन्ड कर देती, कई बार रिजेक्ट भी करते हैं, बट पुलिस डिपार्टमेंट इस मामले में रिस्पॉन्ड कर देती क्योंकि उनका करप्शन वाला तो एटलीस्ट नहीं रहता। वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन में कहीं कुछ लेकिन रखते हैं, वही सब उनका पार्ट रहता है। एटलीस्ट चोरी वोरी का काम उनका पेपर पे तो नहीं रहता, इसके लिए वो रिस्पॉन्ड कर देते लोगों को जल्दी। ओके। कौन सा डिपार्टमेंट आरटीआई का जवाब देने में सबसे लेजी है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। ओके। आरटीआई को एक सेंटेंस में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? फंडामेंटल राइट।
आरटीआई के बारे में एक मिथ जो तोड़ना चाहते हैं। कि आरटीआई सिर्फ गलत काम के लिए इस्तेमाल होती है। लाइक जैसे ब्लैकमेलर का टैबू। नहीं, वो तो अधिकारियों ने बनाया प्रोपेगेंडा है। आरटीआई लोगों को लगता है कि आरटीआई से लोगों को थ्रेट भी लगता है कि आरटीआई डालेंगे तो बहुत थ्रेट है, बहुत रिस्क है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आरटीआई इस देश में, इस देश की जनता को दिया हुआ फंडामेंटल राइट है, लोगों ने उसे एक्सरसाइज करना चाहिए। आरटीआई का सबसे अनरिसीव्ड बेनिफिट क्या है? आपको आपके अधिकार पता चल जाते हैं। राइट। क्या आरटीआई अवेयरनेस स्कूल करिकुलम का पार्ट होना चाहिए? है, कॉलेज में पढ़ाया जाता है। अच्छा। आरटीआई या सोशल मीडिया एक्टिविज्म ज़्यादा इम्पैक्टफुल क्या है? सोशल मीडिया लोगों तक अप्रोच करने के लिए इम्पैक्टफुल है और आरटीआई सिस्टम तक पहुंचने के लिए इम्पैक्टफुल है। सबसे ज़्यादा ओवर यूज्ड आरटीआई टॉपिक? वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट पब्लिक जो कई बार अपने ही कंप्लेंट पर क्या कार्रवाई हुई वो लोगों को पूछना पड़ता है। दुर्भाग्य कि अपनी कंप्लेंट पे कार्रवाई क्या हुई उसको अधिकारी ने बता देना चाहिए सामने से, उसको आरटीआई एप्लीकेशन करनी पड़ती है। दिस कुड बी ओवर यूज्ड। तो आरटीआई करप्शन को फिक्स कर सकती है? 100% आरटीआई इज द ओनली टूल इन दिस कंट्री टू फिक्स करप्शन। क्या एनोनिमस आरटीआई अलाउड होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। शुड बी स्पेसिफिक? यस, 100% जो एप्लीकेंट कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल का होता है। इंडिविजुअल शुड बी विद अ नेम, करेक्ट। विद एड्रेस। तो थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए, आपने धन्यवाद, अपना आपने टाइम बुलाया। हमें दिया। काफ़ी बहुत सारे नॉलेज हमें आज हमारे और व्यूवर्स को पता चली है। आरटीआई एक्चुअली कैसे करना चाहिए, क्या उसके लूपहोल्स है, और आजकल के ज़माने में जो कॉलेज गोअर्स जो रहते हैं, न्यू जनरेशन जिसको जेनजी बोलते हैं, उनको भी पता चला कि एक कम उम्र में भी हम कितना मतलब सोसाइटी का साथ दे सकते हैं। यस, तो आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।